बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा रनिंग टॉपिक आपको मालूम है सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में आपको मालूम हो कि हमने ब्लड प्लाज्मा डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट आएंगे किसकी तरफ, टुवर्ड द ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़ की तरफ आएंगे। ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। एंड सेल लाइक बॉडीज़ की तरफ हम आएंगे। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमने ये बताना है कि किस प्रोसेस के ज़रिए ये जो ब्लड सेल्स हैं ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तैयार कैसे होते हैं, ये बनते कैसे हैं। तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हीमोपोएसिस। वर्ड हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हीमोपोएसिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है हीमोपोएसिस? द प्रोसेस बाय विच RBCs, red blood cells, WBC, white blood cells and प्लेटलेट्स जो है ये क्या है, आर फॉर्म्ड, बनते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोपोएसिस का रेफरेंस हम इसमें देते हैं। इसमें थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे, हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि क्योंकि आप रिप्रोडक्शन भी स्टडी करते हो और डेवलपमेंट भी स्टडी करते हो, तो हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड नॉलेज के साथ लेकर आगे चलेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमने गेस्टेशन पीरियड की तरफ जाना है, यानी प्रेगनेंसी पीरियड की तरफ जाना है। वहाँ पे हमने बताना होगा सिस्टमेटिकली, जैसे यहाँ पे हम इसमें शो करते हैं कि आप देखिए ये हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज की तरफ आ रहे हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने यहाँ पे ये जो शो किया है ये बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन। प्रेगनेंसी पीरियड को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या हमने इंडिकेट किया है, ये योक सैक। योग सैक का यहाँ पे रेफरेंस इसलिए दिया है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसका ये शो कर रहे हैं इसके स्टेम सेल। इसको हम क्या कहेंगे, ये इसके स्टेम सेल है। योग सैक में आपको के सबसे पहले ब्लड सेल बनने का प्रोसेस कहाँ से होता है, दैट इज़ फ्रॉम द योग सैक। यहाँ पे हमने बताया था प्रोसेस बाय विच रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड। और ये किससे बनते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो बनते हैं बेसिकली स्टेम सेल से बनते हैं। और जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल, उसके बारे में आपको पता हो, उसे क्या कहोगे, दैट इज़ कॉल्ड हीमोपोएटिक सेल्स। हीमोपोएटिक स्टेल, हीमोपोएटिक स्टेम सेल का नाम भी इसको देते हैं। ये थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में ये कहाँ पे, योग सैक से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद ये हम आगे शो करेंगे इसको कि ये आगे शिफ्ट होगा किस में, इनटू द, जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट होगी इससे फिर इसकी जो जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी ऑर्गन्स बनने का सिलसिला यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है किस चीज़ का, व्हाट इज़ दिस, ये हम लिवर शो कर रहे हैं, लिवर। तो ये फिर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इनटू द लिवर। ये हम इसमें इस तरह से शो करेंगे कि ये अब कहाँ पे, इनटू द लिवर सेल, जहाँ पे अब लिवर सेल में जो शिफ्ट होते हैं। तो इसके लिए जो हमने रेफरेंस देना होगा यानी गेस्टेशन पीरियड का, ये थर्ड मंथ आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड मंथ। इस तरह से थर्ड वीक है ये, और ये क्या आएगा आपके पास, थर्ड मंथ आ जाएगा। यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे, इसमें जाना होगा, ये आगे इसमें
मज़ीद के इस दौरान फिर स्प्लीन बिल्टअप हो जाता है। ये स्प्लीन हम शो कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस स्प्लीन। इसमें ये ब्लड की प्रोडक्शन होगी लिवर में भी और ये स्प्लीन में भी इस तरह से, और इसी तरह से ये हम साथ साथ ये शो कर रहे हैं व्हाट आर दी हम इसमें लिम्फ नोड्स की बात कर रहे हैं, लिम्फ नोड्स। तो ये यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ 4th मंथ, 4th मंथ तक ये इस तरह से होता है। मिड आ जाता है उसके बाद किसका, गेस्टेशन पीरियड का, और फिर उसके बाद ये जो सेल्स हैं दी सेल्स, यानी यहाँ पे हम इस तरह शो करेंगे ये जो सेल्स हैं ये हो गए, इस तरह से ये हो गए और इस तरह से ये हो गए, ये लिवर, और दूसरा हमने किसका रेफरेंस दिया, स्प्लीन, और ये फिर शिफ्ट हो जाएंगे किस में, इनटू द, ये हम सिंबल के तौर पर यूँ शो कर रहे हैं व्हाट इज़ दिस, ये हम रेफरेंस के तौर पर इसको हम बता रहे हैं, ये है बोन मैरो, बोन मैरो में, और ये क्या आ गया इसमें, इसके ये शो करें स्टेम सेल्स इस तरह से। फिर उसके बाद ये जो जस्ट बिफोर बर्थ हम कहेंगे, जस्ट बिफोर बर्थ, जस्ट बिफोर बर्थ, आप देखें लिवर जो होगा स्टूडेंट स्टॉप कर देगा हीमोपोइसिस को, लिवर स्टॉप हीमोपोइसिस, यानी ब्लड सेल बनाने के प्रोसेस को क्या करेगा, लिवर स्टॉप कर देगा। तो बाकी भी स्प्लीन भी और इस तरह से ये स्टॉप हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट आगे चलेंगे और इसमें बताएंगे कि ये जो ख़ास तौर पे हम बता रहे हैं कि जस्ट बिफोर बर्थ जब लिवर स्टॉप करेगा तो फिर जो बोन मैरो होगा, याद रखिएगा जितना भी बोन मैरो होगा ख़ास तौर पे किसका, न्यू बॉर्न का, न्यू बॉर्न का जितना भी इसका बोन मैरो होगा दैट इज़ एक्टिव, ये क्या होगा, एक्टिव होगा ख़ास तौर पे किस में, न्यू बॉर्न में। और फिर उसके बाद ये किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द प्यूबर्टी। इसके बाद प्यूबर्टी का रेफरेंस अगर हम देते हैं तो एज कौन सी आ जाती है इसमें, 17 to 18 तक हम क्या कहेंगे, प्यूबर्टी कहेंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमने मालूम होना चाहिए कि ये प्यूबर्टी के बाद ऑब्वियसली एडल्टहुड आ जाता है। अब उसके बाद जो होगा ख़ास तौर पर जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना भी बोन मैरो है वो क्या होगा, एक्टिव होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे एक तो इसमें रेड बोन मैरो ज़्यादा होता है और ऑलमोस्ट जितना भी बोन मैरो है वो सारा का सारा क्या होगा, इसमें एक्टिव होता है। इसके बाद इसमें हम बताते हैं कि इसमें जब मज़ीद आगे मेच्योरिटी की तरफ इंसान आता है प्यूबर्टी के बाद, तो इसमें फिर हमने ख़ास तौर पर किसका रेफरेंस देना होता है, एक्सियल स्केलेटन का। ये आपको पता हो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, इसमें क्रेनियम भी आ जाता है, स्कल, और इसमें फेशियल बोन्स भी आती है। उसके बाद आगे चलते हैं, आप किसकी बात करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, इस तरह रिब्स केज आ जाता है। ये इस तरह से ये आपको क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन होता है। इसमें ख़ास तौर पर हम रेफरेंस देना चाहें तो किसका, रिब्स का रेफरेंस देंगे। इसी तरह से स्टर्नम हो गया, और इसी तरह से वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ये आ जाते हैं। और इसी तरह से कुछ जो प्रॉक्सिमल एंड्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन से मुराद क्या है, जैसे ह्यूमरस एंड फीमर। एक इसका आपको पता है डिस्टल एंड होता है, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड। ख़ास तौर पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ द ह्यूमरस एंड फीमर। यहाँ पे ख़ास तौर पर क्या होता है, ये रेड बोन मैरो होता है यहाँ पे, तो जिससे क्या होता है, ये बकायदा प्रोसेस ऑफ
ये ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हमने कहाँ से इसको स्टार्ट किया है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से, 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड। यहाँ पे आपको बताया जो स्टेम सेल के रेफरेंस यहाँ बनते हैं, फिर उसके बाद जो जर्मिनल लेयर्स वगैरह बनती है, जर्मिनल लेयर्स के बाद मेसोडर्म वगैरह, फिर उसके बाद ये ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है, यानी लिवर वगैरह बनना शुरू होते हैं। 3rd मंथ में आ जाते हैं, ये 3rd वीक है, ये 3rd मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड। इसमें फिर लिवर से ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं, स्प्लीन से बनते हैं, और कुछ हद तक ये 4th मंथ में हम चले जाएँ तो ये इसमें ये लिम्फ नोड्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये जस्ट बिफोर बर्थ ये किधर आ जाते हैं, टुवर्ड्स द बोन मैरो, डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है डेवलपिंग एम्ब्रियो की, फीचर्स की, तो उसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद न्यू बॉर्न में बोन मैरो से होता है तकरीबन सारा का सारा क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी बोन मैरो यहाँ पे क्या है, ऑल बोन मैरो इसमें क्या होगा, एक्टिव होगा। फिर प्यूबर्टी का रेफरेंस देते हैं, प्यूबर्टी में जब हम आते हैं यहाँ पे हम क्या बताते हैं, ये एज का रेफरेंस देंगे यहाँ पे, इसमें फिर बोन मैरो एक्टिव है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बताया कि इसके बाद आगे मज़ीद जाओगे तो एक्सियल स्केलेटन, ख़ास तौर पे फिर रिब्स का, स्टर्नम का, वर्टिब्री वगैरह का रेफरेंस देंगे। इस तरह प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ दी ये लॉन्ग बोन्स का रेफरेंस देंगे। यहाँ पे मेनली क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है, और यही मेनली इन्वॉल्व होता है इसमें। इसी में क्या होता है, इसके स्टेम सेल होते हैं, और इसी स्टेम सेल से फिर आगे चलकर क्या है, ब्लड सेल्स के बनने का प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो ये बात हो गई कि किस तरह से ये ब्लड सेल्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। तो एक आइडिया आपको क्लियर हो, इससे हट के भी बाज़-औक़ात आपको मालूम है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके पास है, लेकिन आपने डिफरेंट चैप्टर स्टडी किए हुए, डिफरेंट टॉपिक स्टडी किए हुए, उसमें आपको डिफरेंट रेफरेंसेस मिलते हैं कि किस तरह, कहाँ से किस स्टेज पर किस तरह से ब्लड सेल्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और कहाँ पर किस तरह से ये बोन मैरो का स्टेटस आप क्लियर करते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम एक जनरल सा फ्लो चार्ट देंगे, लेकिन हमें जब आगे चलेंगे, जब हम मज़ीद उसको एलेबरेट करेंगे 1 बाय 1 करके, तो उसमें फिर हमने देखना होगा कि जो सिंपल क्लासिफिकेशन है ब्लड सेल्स फॉर्मेशंस की वो क्या है, और जो बाकी टेक्निकली है, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं। मोनोफाइलेटिक लाइनेज के बारे में पढ़ते हैं। मोनोफाइलेटिक का मतलब क्या होता है कि इसमें एक ही स्टेम सेल से बाकी स्टेम सेल बनते हैं, एंड सो ऑन क्या है, ब्लड सेल्स बन जाते हैं। एक तो ये है, इस तरह से पॉलीफाइलेटिक भी आ जाता है उसमें, और दूसरी थ्योरीज भी आ जाती हैं जिसमें डिफरेंट स्टेम सेल अलग अलग बनते हैं, और उसमें क्या है कि उससे बाकी ब्लड सेल बनेंगे। तो इस तरह इसमें डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। हम यहाँ पे कुछ बेसिक फ्लो चार्ट देंगे इसका, और उस बेसिक फ्लो चार्ट के बाद हम जब सिस्टमेटिकली आएंगे ब्लड सेल्स की तरफ, तो फिर उसमें हमने देखना होगा कि उसकी सिंपल बाइफर्केशन या फिर सिंपल डिवीजन किस तरह से होती है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका एक सिंपल सा फ्लो चार्ट मैं आपके सामने शो करता हूँ। स्टेम सेल के बारे में आपको पता चल चुका है। स्टेम सेल का नाम क्या नाम देते हैं, हीमोपोइटिक सेल्स, यानी वो सेल होता है जिससे तमाम अदर टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं। और इसमें जो ख़ास तौर पर याद रखिएगा, जो सेल डिवीजन होती है वो कौन सी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। यानी जब सेल डिवाइड होने के जाता है दूसरे मैच्योर सेल बनाने के लिए, तो उससे इसका ये वापस रिटर्न होकर स्टेम सेल भी उससे बनता है। जब डिवाइड होंगे तो स्टेम सेल भी दोबारा से बनता है, और बाकी जो होता है, जो दूसरे सेल्स होते हैं वो किस तरफ जाते हैं, टुवर्ड द मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं। सिंपल वे में हमने यहाँ पे शो करना है। हीमोपोइटिक स्टेम सेल का भी मैंने आपको रेफरेंस दिया था, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। हीमोपोइटिक स्टेम सेल, इसको हम यूँ सिंपली एक सिंपल डायग्राम के ज़रिए साथ साथ सेल भी शो कर देते थे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, स्टेम सेल है, ठीक है जी। इसके बाद अब देखें कि इससे जो फर्दर स्टेम सेल बिल्टअप होंगे वो हम बताते हैं इसमें इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल देंगे, लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल, इस तरह से इसको हम डायग्रामेटिकली भी साथ शो कर देते हैं। लिम्फॉइड स्टेम सेल, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, लिम्फॉइड स्टेम सेल। इसी से फिर आगे स्टेम सेल से हम आगे चलेंगे। फिर हमने बताना है कि इससे बिल्टअप होगा, क्या चीज़ बिल्टअप होगा, लिम्फॉइड ब्लास्ट,
लिम्फॉइड ब्लास्ट, और फिर इससे आगे चलकर लिम्फॉइड ब्लास्ट इस तरह से ये शो कर देंगे। क्या ये हमने शो किया था, क्या लिम्फॉइड स्टेम सेल, और ये आपके सामने क्या लिम्फॉइड ब्लास्ट, ये लिम्फॉइड ब्लास्ट आपके पास इसमें आ जाएगा, ये लिम्फॉइड ब्लास्ट सेल बन जाएंगे। फिर उसके बाद इससे आगे चलेंगे और ये क्या होगा, इसकी बाइफर्केशन होगी, यानी ये जो दो तरह के सेल बनाएंगे, इस तरह से दो तरह के सेल बनाएंगे। कौन कौन से ये बनाएंगे, नंबर 1 इसमें बी लिम्फोसाइट्स, और फिर उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स। इस तरह ये बी लिम्फोसाइट फॉर एग्जांपल, ये हमने बी लिम्फोसाइट शो किया है, और ये हमने क्या शो किया है, टी लिम्फोसाइट शो किया। अब बी लिम्फोसाइट जो है ये फर्दर डिवाइड होंगे और इनसे क्या बनेगा, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, ये इसमें प्लाज्मा सेल इस तरह से शो कर देते हैं। ये मेरे पास क्या है, प्लाज्मा सेल। फिर आपको पता है प्लाज्मा सेल आगे जाकर क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, सो ऑन। ये टी लिम्फोसाइट, फिर टी लिम्फोसाइट की फर्दर जो डिविजन्स हैं वो हमने इम्यून सिस्टम में भी डिस्कस करनी होगी कि ये टी लिम्फोसाइट फर्दर इसमें किस तरह इसकी कैटेगराइजेशन होती है, और इम्यूनो कॉम्पिटेंट कहाँ पर जाकर ये होते हैं, इनके फर्दर जो थायमस का जैसे आप रेफरेंस देते हैं ना, टी लिम्फोसाइट मेच्योर या इम्यूनो कॉम्पिटेंट कहाँ जाकर होंगे, इन द थायमस होते हैं। तो ये भी आपको चीज़ें साथ साथ क्लियर होनी चाहिए। तो पहला ये डिवीजन हमने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे माइलाइट, इसमें आ जाएगा माइलाइट स्टेम सेल, माइलाइट स्टेम सेल। इस तरह हम इसको डायग्रामेटिकली भी शो कर देते। माइलाइट, ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, माइलाइट स्टेम सेल आ गया। फिर इसके बाद इसकी डिविजन्स आपने बतानी है। इसकी डिवीजन, पहले डिवीजन हम बताएंगे मोनोसाइट्स, मोनोसाइट आ जाएंगे, ये हमने सेल शो कर दिए, व्हाट आर दीज, इधर मोनोसाइट्स। फिर ये मोनोसाइट्स फिर आगे जाकर जब ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं तो ये फिर किस में डेवलप होते हैं, दे विल डेवलप इनटू द मैक्रोफेज। ये फिर बड़े सेल बन जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेज। ये फिर आप क्या कराएंगे, मैक्रोफेज बन जाते हैं। फिर इसी तरह से इसकी सेकंड लाइन बताएंगे। सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन जो है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज जो वाइट ब्लड सेल्स की मिलेंगी वो आपको यहीं से मिलेंगी, माइलॉइड सेल से मिलेंगी। जैसे यहाँ पे हम सेल ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक शो किया, ये दूसरा सेल शो किया, ये हमने तीसरा सेल शो किया, 3 डिफरेंट सेल्स शो किए। इसमें ये इसका न्यूक्लियस, इसमें हमने इस तरह से शो किया, ये इस तरह से न्यूक्लियस शो किया, ये इसका न्यूक्लियस शो किया है। इसको आप नेम क्या देंगे, न्यूट्रोफिल। इसी तरह से ये क्या होंगे आपके पास, इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, और ये हमारे पास क्या होंगे, ये बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। फिर हमने आगे जाके कैटेगराइजेशन करनी होगी, बताना होगा ना कि इसमें ये कौन से होते हैं। बेसिकली ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स के हवाले से हमने अलग से बताना होगा कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स फिर इसमें से क्या होते हैं। यानी जब आप मोनोसाइट्स की बात करते हो और लिम्फोसाइट्स की बात करोगे, ये किस में चले जाएंगे, ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स में, और ये किस में चले जाएंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह से फिर इसमें हमने एक और कैटेगरी निकालनी है, दैट इज़ टेक्निकली क्या नाम देंगे स्टेम सेल को स्टूडेंट, एरिथ्रोब्लास्ट। ये एरिथ्रोब्लास्ट, ये एरिथ्रोब्लास्ट बनेंगे। आप नाम से अब गौर कर लें, आपको आइडिया होगा। इससे फिर क्या बनेंगे, एरिथ्रोसाइट्स, यानी इससे इमेच्योर आरबीसी और ये मैच्योर आरबीसी इस तरह से शो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस फिर डिजेनरेट कर जाता है। तो ये आपके पास एरिथ्रोसाइट बन जाएंगे। फिर इसी तरह से एक और कैटेगरी यहाँ से निकलेगी, उसे हम क्या नाम देंगे, मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा
कैरियो ब्लास्ट, मेगा कैरियो ब्लास्ट, ये लार्ज क्या होते हैं, बोन मैरो सेल्स होते हैं और इनसे फिर आगे जाकर क्या बनेंगे, ये जो बनेंगे इन्हें आप क्या कहते हो, थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि ये प्लेटलेट्स कहलाते हैं। इस तरह से फ्रैगमेंट्स होते हैं किसके, मेगा कैरियोसाइट्स के। मेगा कैरियोब्लास्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इससे पहले क्या बनेगा, मेगा कैरियोब्लास्ट से ही बनेगा मेगा कैरियोसाइट, थोड़ा बड़ा करके बना सकते हैं। ये क्या है, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। इससे फिर ये फ्रैगमेंट जो बनेंगे इनको आप थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का नाम देते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हीमोपोइटिक स्टेम सेल, इससे पहले क्या हमने शो किया, लिम्फॉइड स्टेम सेल, लिम्फॉइड ब्लास्ट, फिर किस में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये रेफरेंस के तौर पर आपके सामने आ गया। बी लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल आगे चल के क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज़। फिर माइलॉइड स्टेम सेल्स की पहली डिवीजन हमने क्या बताई, मोनोसाइट्स जब ब्लड स्ट्रीम से निकल कर बॉडी टिश्यूज़ की तरफ जाते हैं तो मैक्रोफेज कहलाते हैं, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करेंगे। इसी तरह से इसकी जो दूसरी डिवीजन हमने बताई है वो क्या है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एओसिनोफिल्स। इनकी डिटेल अभी हमने डिस्कस करनी है। फिर रिथ्रोब्लास्ट आ जाते हैं, रिथ्रोब्लास्ट से फिर क्या बनते हैं, रिथ्रोसाइट, इस तरह मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट, और उसकी जो फर्दर डिवीजन होती है उससे यानी सेल के फ्रैगमेंट बनते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का नाम दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका एक फ्लो चार्ट था जो कि आपको इसमें से भी समटाइम बुक में भी थोड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा हमने इसको मज़ीद एलेबरेट किया है। इसमें समटाइम कहते हैं ना कि हट के डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने डायग्राम को भी मिस नहीं करना, उसको भी आपने ध्यान से देखना होगा क्योंकि पंजाब टेक्निकल बोर्ड में थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट गिवन है, तो हमने उसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबरेट करने की कोशिश की है। तो बच्चों अब इसमें हमने सिस्टमेटिकली चलेंगे और सिस्टमेटिकली हम किस तरह से चलेंगे, हमने स्टार्ट कहाँ से करना होगा, हमने यहाँ से स्टार्ट करना होगा यानी एरिथ्रोसाइट्स, यानी हमने देखना होगा कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं और उनकी फर्दर डिटेल्स क्या है। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एरिथ्रोसाइट्स। आप गौर कीजिएगा, एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड, और साइट काइटोस से लिया गया है, काइटोस का मतलब होता है सेल यानी रेड ब्लड सेल, जिसको आप RBC से एब्रीवेट करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स के बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। कुछ इसके फीचर्स हैं जो आपको जनरली MCQs में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसकी तादाद यानी नंबर के बारे में पूछा जाता है। ओवरऑल अगर हम ब्लड सेल्स को देखेंगे ना, ओवरऑल ब्लड सेल्स को स्टूडेंट्स, तो ये मोस्ट क्या होंगे आपके पास, न्यूमरस होंगे, मोस्ट न्यूमरस किस में, ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड, ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड। तो ये याद रखेगा, इस तरह से मोस्ट न्यूमरस होते हैं, तादाद इसकी सबसे ज़्यादा होती है। वाइट ब्लड सेल भी है, इसमें प्लेटलेट्स भी है, लेकिन इसकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है। हमें कैसे पता चलेगा तादाद के बारे में, तो आपको पता हो क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, जो 1 मिलीमीटर ब्लड होता है इसमें 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन किस में होता है, इन मेल्स, और इसी तरह से 4 to 4.5 मिलियन ये किस में होगा, इन फीमेल्स। ये आपको इसकी तादाद के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की तरफ। जहाँ तक RBCs यानी एरिथ्रोसाइट के स्ट्रक्चर का ताल्लुक़ है, तो आपको मालूम हो कि जब ये बनते हैं यानी व्हेन
दे फॉर्म्ड, ये जब बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? डेफिनेटली बोन मैरो से बनेंगे। व्हेन दे आर फॉर्म्ड, इसकी डिटेल हमने बताई है आपको कि ये कहाँ पे बनते हैं। व्हेन दे आर फॉर्म्ड, ये इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे हैव न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा कि जब ये बनेंगे तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट, लेकिन इससे पहले कि ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो, इनमें क्या होता है? ये न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं बट लॉस्ट बिफोर दे इंटर वेयर इन ब्लड में। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि ब्लड में एंटर होने के बाद न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होता है, डिजनरेट कर जाता है, या पहले? तो याद रखिएगा बिफोर दे एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जब न्यूक्लियस इसमें से चला जाता है तो फिर उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि 95% ऑफ क्या है इसका? आरबीसी का साइटोप्लाज्म। 95% जो साइटोप्लाज्म होगा रेड ब्लड सेल का ऑफ आरबीसी, इसमें आपको मालूम हो क्या हो, जज कर सकते हैं। रेड पिगमेंट होती है यहाँ पे, रेड पिगमेंट होती है जिसको आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम भी देते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? हीमोग्लोबिन। क्या होगी? हीमोग्लोबिन होती है। यानी हीमोग्लोबिन के बारे में एक और अहम चीज़ मालूम हो कि रेड ब्लड सेल्स में ये जो 95% हमने बताया ना कि साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, इसमें रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन होती है। तो इसमें ये भी मालूम हो कि इसके तकरीबन 250 मिलियन आरबीसीज होते हैं पर सेल। एक सेल में 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं किस चीज़ के? हीमोग्लोबिन के। इन द सेल 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर देयर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल में होते हैं क्या चीज़? पर सेल के हिसाब से। एक सेल में कितने? 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ये इसके पाए जाते हैं किसी इसके हीमोग्लोबिन के। अब रिमेनिंग 5% है, 5% के बारे में भी आपको पता हो क्योंकि न्यूक्लियस तो इसमें हमने पहले बता दिया कि ख़त्म हो जाता है। तो 5% इसमें रिमेनिंग कंसिस्ट हो, रिमेनिंग कंसिस्ट ऑफ इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? इसमें याद रखना स्टूडेंट्स, एंजाइम्स होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, इसमें सॉल्ट्स होंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें क्या होंगी? और प्रोटीन्स होंगी। तो ये भी एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है आपसे कि रिमेनिंग 5% में इसमें क्या कुछ होगा। तो एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होती है। इस तरह ये हमें क्लियर होता है। अब इसके बाद इसमें देखो स्टूडेंट्स के ये एक और अहम बात इसका फीचर है, आपको पता हो कि रेड ब्लड सेल्स वंस मैच्योर, एक मरतबा मैच्योर हो जाए, ये फर्दर डिवाइड नहीं होते। यानी आरबीसीज वंस मैच्योर, एक मरतबा ये मैच्योर हो जाए तो याद रखिएगा कि डू नॉट डिवाइड एनी मोर, मज़ीद फिर ये डिवाइड नहीं होती। ये भी इनका एक अहम फीचर होता है। फिर उसके साथ साथ इसकी जो ज़ाहिर स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं तो क्या बताते हैं? ये क्या होते हैं? बाइकनकेव बिल्कुल डिस्क की तरह शेप बन जाती है किसकी? रेड ब्लड सेल्स की बाइकनकेव होते हैं। और याद रखिएगा कि इसकी इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बता रहे हैं कि वो क्या होती है? इलास्टिक होती है। ठीक है, इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन इसकी बात है। इस तरह डायग्रामेटिकली भी अगर हम शो करना चाहें तो ये शो कर सकते हैं रेड ब्लड सेल को। इस तरह देखिए, ये रेड ब्लड सेल हमने शो किया है इस तरह से, ये इस तरह ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर आपको पता चल जाता है। इसका अगर हमने डायमीटर यानी इसका देखना चाहें तो ये कितना होता है? तकरीबन 8
माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर जो है ये इसका क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। और याद रखिएगा इतना ही डायमीटर किसका होता है, ब्लड कैपिलरी का होता है। और फिर कैपिलरी में ये आपको मालूम हो ये सिंगल फॉयल की सूरत में ये फ्लो करते हैं। ये आपके पास क्या है, कैपिलरी है, तो एक वक्त में इसमें एक आरबीसी गुजरता है और इसमें थोड़ी, क्योंकि इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है इस वजह से थोड़ा सा क्या स्क्वीज़ हो जाता है इस तरह से। ये अगर कैपिलरी नैरो है तो ये स्क्वीज़ इस तरह से होता है जैसे कोई छोटी सी बेल बन गई है, इस तरह से ये बेल शेप टाइप इस तरह से हो जाता है ये। और बाइकनकेव, इसको आपको आइडिया हो कि बाइकनकेव इसका आप अगर यूँ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन में आप इसका यूँ देखेंगे कि ये इसका बाइकनकेव, इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से क्या ये डिप्रेस्ड, यहाँ से डिप्रेस्ड बाइकनकेव इसको हम कहते हैं। तो याद रखिएगा बाइकनकेव इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन इसकी होती है और डायमीटर इसका कितना, ये इतना ही डायमीटर किसका होता है, कैपिलरी का होता है। तो इसमें से गुजरते हैं तो ये स्क्वीज़ होकर यूँ गुजरते हैं, सिंगल फाइल में ये गुजरेंगे एक कतार में, यानी एक के बाद दूसरा जाएगा। तो ये भी पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्शन के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है। प्रोडक्शन के बारे में हमने क्या बताया था, ये 2 तरह से हमने बताया हुआ प्रोडक्शन। एक हमने बताया था कि रेड बोन मैरो, नंबर 1 किसका रेफरेंस देंगे, रेड बोन मैरो, यानी जनरली जो आपसे पूछा जाता है वो क्या होगा, आफ्टर बर्थ, किस में होगा, आफ्टर बर्थ। और रेड बोन मैरो में फिर रेफरेंस आपने देना होगा किसका, यहाँ पे शॉर्ट बोन्स का। जैसे हमने एक्सियल स्केलेटन की पहले बात की थी तो हम उसी में से आपने शॉर्ट बोन्स में आपने वही एग्जाम्पल कोड करनी होगी। कौन कौन सी 3 मेजर एग्जाम्पल याद रखनी है आपने, कौन कौन सी इसमें होंगी, रिब्स, इसी तरह से स्टर्नम जिसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, और वर्टिब्री ऑफ दी वर्टिब्रल कॉलम, ये शॉर्ट बोन्स कहलाती हैं। यहाँ पे ये आफ्टर बर्थ। और इसके अलावा एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी आपको बताया गया था कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये आपको पता हो कि ये लिवर एंड स्प्लीन, ये आपने मेनली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं रेड ब्लड सेल, इन द लिवर एंड स्प्लीन। और जो ये आफ्टर बर्थ जो होती है इसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, फ्रॉम रेड बोन मैरो होती है, स्पेशली किससे, शॉर्ट बोन से इसकी प्रोडक्शन। लाइफ स्पैन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये भी हम क्या लेते हैं, याद रखिएगा एवरेज होता है इसका। जो भी हम देते हैं ना वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, एवरेज होती है, क्योंकि डिफरेंट आपको जो भी रिसर्च है उससे आपको आइडिया डिफरेंट मिलता है। बहुत जगह पे 90 to 120 डेज दिया है, तो हम एवरेज जो लेते हैं वो 120 डेज, यानी 4 मंथ्स, ये इसका एवरेज लाइफ स्पैन है। तो याद रखना हम एक वर्ड किस पे जोर दे रहे हैं, एवरेज पे, ये भी क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, याद रखना। तो इसलिए ये भी आपको क्लियर हो। समटाइम रेंज की सूरत में क्वेश्चन दिया जाता है, स्टूडेंट समझता है कि हमने तो 120 डेज पढ़ा था, तो इसमें रेंज कहाँ से आ गई, तो ये भी आपको क्लियर हो। फिर उसका जब भी अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ स्पैन क्या होगा इसका, ये ब्रेक डाउन होता है इसका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन का मतलब होता है डिसइंटीग्रेटेड। ये अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर होता है, याद रखिएगा डिसइंटीग्रेटेड इन लिवर एंड स्प्लीन। यहाँ पे ये क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। और कुछ हिस्सा इसका पार्टली किसके ज़रिए, फैगोसाइट्स के ज़रिए। प्रोसेस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। तो इस तरह ये इसका ब्रेक डाउन होता है। अब इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग डाटा है, तकरीबन हमने बताना होता है अबाउट 2 to 10 मिलियन आरबीसीज जो होते हैं पर सेकंड के हिसाब से क्या होते हैं, आर फॉर्म्ड, ये बनते भी हैं
एंड टूटते भी हैं, डिस्ट्रॉयड के हिसाब से 2 to 10 मिलियन RBCs पर सेकेंड के हिसाब से आर फॉर्म एंड डिस्ट्रॉय, और ये डिस्ट्रॉय भी होती है। और साथ ही इसका आपने मेन फंक्शन बताना होता है, दैट इज़ व्हाट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेन क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन, और साथ आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके ज़रिए कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो लिहाजा ये सारी जो डिटेल्स बताएगी स्टूडेंट आपको किसके बारे में बताएगी, ये एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स। अब हम किसकी तरफ आते हैं, टुवर्ड्स ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स की तरफ अब हम आते हैं। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलरलेस, और साइट काइटोस से लिए गए, इसका मतलब क्या होता है, सेल। इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स यानी वाइट ब्लड सेल्स का नाम दिया जाता है इन कॉमन। अब ये आपको पहले बताया क्या है, लिको यानी कलरलेस होते हैं। वजह क्या होती है कलरलेस होने की, उसकी रीज़न ये होती है कि इसमें किसी किस्म की कोई पिगमेंट नहीं होती है, यानी डू नॉट कंटेन पिगमेंट्स, इसमें पिगमेंट्स नहीं होती, तो इसलिए क्या होती है, कलरलेस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या बता देंगे कि इसकी तादाद कितनी होती है, ओवरऑल इन जनरल बताई जाती है। ल्यूकोसाइट्स यानी ओवरऑल आपको पता हो कि इसकी तादाद कितनी होती है, यानी 7000 से लेके 8000 होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 7000 से लेकर 8000 तक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और ये साइज़ के लिहाज से ओवरऑल इन जनरल आपने बताना है कि साइज़ के लिहाज से मच लार्जर देन RBCs रेड ब्लड सेल से। आप कॉमन इस एक जनरल आपने ओपिनियन लेना हो तो आप कह सकते हैं एवरेज क्या होते हैं, ये ट्वाइस डबल होते हैं, ट्वाइस टाइम्स किसके मुकाबले में, ये RBC के मुकाबले में। एवरेज ट्वाइस टाइम लार्ज, मच लार्जर देन हमने क्या कहा RBC से इन जनरल आपको बताया जा रहा है। किसी हमने वाइट ब्लड सेल का नाम नहीं लिया क्योंकि उसकी टाइप्स हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे एवरेज लेते हैं इन जनरल। तो जब टाइप स्पेसिफिक होती है तो फिर स्पेसिफिक को आपने अलग से बताना है, ये इन जनरल आपने याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए टाइप्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इसकी टाइप्स, तो टाइप एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करते हैं, एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इनमें 5 जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश किस बेस पे करते हैं, यानी ये जो 5 डिफरेंट टाइप्स हैं इनको आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, डिस्टिंग्विश ऑन दी बेसिस ऑफ, ये भी MCQs के लिए बड़ा अहम पॉइंट है कि किस बेस पे आप उनको डिफ्रेंशिएट करते हो। पहला इसमें जो पॉइंट आपको मिलता है दैट इज शेप ऑफ दी न्यूक्लियस की बेस पे नंबर 1 आ जाता है, और दूसरा स्पेसिफिकली डेंसिटी ऑफ द ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, डेंसिटी ऑफ द ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। तो ये 2 बेसिस होती हैं जिसकी बेस पर आप इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करते हो और 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो। पहला ग्रुप क्या कहलाता है, ग्रेन्युलोसाइट्स, और ग्रेन्युलोसाइट्स नाम पर गौर कीजिएगा, ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है
कि जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको आप ग्रेन्युलोसाइट्स का नाम दोगे। इसमें आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद इसमें आ जाएंगे एओसिनोफिल्स और इसमें आ जाएंगी बेसोफिल्स। तो ये इसकी 3 फर्दर कैटेगराइजेशन है, ग्रेन्युलोसाइट्स कहलाती हैं। फिर फर्दर हम इसको और भी नाम देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है इसमें लोब्ड होता है, मल्टी लोब्ड होता है, यानी 3 to 4 लोब, 5 लोब भी हो सकते हैं, 2 लोब्स भी हो सकते हैं, और इसी तरह से किडनी शेप, बीन शेप भी हो सकता है। इसलिए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं उनको हम, या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट्स का नाम भी दिया जाता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है ग्रेन्युलोसाइट्स। ए का मतलब आपको पता हो, नो, विदाउट ग्रेन्यूल्स। तो ये इसमें आपने किसका रेफरेंस देते हो, एक तो मोनोसाइट्स का, और फिर उसके बाद दूसरा किसका रेफरेंस आ जाता है, लिम्फोसाइट्स का। ये हमने आगे में बताना होगा कि लिम्फोसाइट्स फर्दर किस में डेवलप होते हैं, इनटू बी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट एंड सो ऑन। आगे इसको हमने इम्यूनिटी में भी डिस्कस कर रहे हैं। और मोनोसाइट जो होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम से निकलने के बाद टिश्यूज की तरफ जाते हैं, तो दे विल डेवलप इनटू द मैक्रोफेज, यानी फैगोसाइटिक एक्टिविटी ये करते हैं। अब देखें कि जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स है, इन जनरल हमने फिर बताना है, फिर वही बात आ जाता है इन जनरल, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक की चीज़ों को भी तो हमने फॉलो करना है ना। तो हमें मालूम हो इन जनरल जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर किसकी, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी ये आपके पास मेनली इसमें हम किसका रेफरेंस देंगे, मेनली लिम्फोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स। जनरली क्या होगा, ए ग्रेन्युलोसाइट्स में तो दोनों आ जाते हैं, लेकिन हम इन जनरल ए ग्रेन्युलोसाइट, इसमें स्पेसिफिकली क्या होगा, लिम्फोसाइट्स। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये प्रोड्यूस होंगे इन लिम्फॉइड टिश्यूज, प्रोड्यूस इन लिम्फॉइड टिश्यूज। अब लिम्फॉइड टिश्यूज क्या है, इसकी पूरी एक लिस्ट है जो कि आपको याद होनी चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, लिम्फ नोड्स। इसी तरह से इसमें स्प्लीन का रेफरेंस दोगे, स्प्लीन। इसी तरह से फिर इसमें आपने टॉन्सिल्स का रेफरेंस देना है, टॉन्सिल्स, ये भी लिम्फॉइड टिश्यूज में आ जाते हैं, याद रखिएगा। और इसी तरह से एडिनॉइड्स, और इसके अलावा थायमस का रेफरेंस कैसे भूल सकते हैं हम, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट जाकर क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट जाके इम्यूनो कॉम्पिटेंट बनते हैं, यानी कि उसकी जो टी लिम्फोसाइट्स की फर्दर कैटेगराइजेशन कहाँ पर होती है, थायमस। इसीलिए टी का लफ्ज़ किससे लिया गया, इसी थायमस के टी से लिया गया, जहाँ पे वहाँ जाके ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट से मुराद फर्दर ये अपने फंक्शन के लिहाज से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो बहरहाल ये प्रोड्यूस यहाँ पर होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से इसको ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द न्यूक्लियस एंड द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म की बेस पे किस तरह से क्लासीफाई किया गया। अब 1 by 1 करके हम लेंगे इनको, और इनको हमने 1 by 1 करके इसकी जो भी हमें डिटेल है उसको हमने फॉलो करना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जब भी इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो वी मस्ट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इफेक्टिवली एंड करेक्टली। सब हम इसको 1 by 1 करके देखते हैं लिकोसाइट्स को। लिकोसाइट्स जिसके बारे में इन जनरल हमने बताया था कि ये 7000 से लेके 8000 तक होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ व्हाट, ब्लड। तो अब इसमें सिस्टमेटिकली स्टूडेंट्स हमें चलना है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स की। ओवरऑल ग्रेन्युलोसाइट्स याद रखिएगा 60
65% होती है ओवरऑल। ग्रेन्युलोसाइट्स आर 65%। और एक और अहम बात आपको मालूम है कि ल्यूकोसाइट्स में मोस्टली देयर आर ओवरऑल, हम बताएंगे कि ओवरऑल या क्या होता है कि ये मोस्टली दे आर स्फेरिकल इन शेप। ग्रेन्युलोसाइट्स में आपको मालूम है कौन कौन से आ जाते हैं, बेसोफिल आ जाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद इसमें आप किसका बताते हो, इयोसिनोफिल के बारे में, और फिर न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करनी है, इसमें नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ बेसोफिल। बेसोफिल्स के बारे में स्टूडेंट्स आपको मालूम है इसकी परसेंटेज क्या है, दैट इज़ 1%। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा है, इंफॉर्मेशन है। और बाकी इसमें आपको ये पता हो कि 10 to 12 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आप बताते हो किस किस्म का इसका न्यूक्लियस होता है। इनका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बाइलोब्ड इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी तरह फिर मज़ीद देखें कि इसके फीचर्स क्या हैं, कि ये जो बेसोफिल्स हैं ये जनरली अगर बताएंगे कि ये 2 times लार्जर देन RBCs, रेड ब्लड सेल के मुकाबले में तकरीबन इनका ट्वाइस होता है साइज़। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर मज़ीद देखें कि ये जो इसमें आपने बताया ना ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, तो डेफिनेटली इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो इसमें डीप ब्लू कलर के, डीप ब्लू इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। किस में, इसके साइटोप्लाज्म, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, ग्रेन्युलोसाइट्स का नाम दिया है। और फिर इसमें ये क्या रिलीज़ करते हैं, केमिकल डिफरेंट टाइप की केमी इसमें से रिलीज होते हैं। पहला रेफरेंस किसका देते हैं आप, हेपरिन का। हेपरिन जो है बेसिकली याद रखिएगा कि इसका काम क्या होता है हेपरिन का स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉटिंग से रोकता है बॉडी के अंदर, इसका मेन रोल होता है किसका, हेपरिन का। फिर एक और इससे केमिकल रिलीज होता है, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड हिस्टामाइन। ये एक और केमिकल है जो कि बेसोफिल सिक्रीट करते हैं। ये पार्टिसिपेट करता है, दैट पार्टिसिपेट किसमें पार्टिसिपेट करेगा, इन एलर्जिक रिएक्शंस इलेक्ट्रिक रिएक्शंस में, और साथ साथ एंड इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज में इसका क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन और ये रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज। और इसी तरह से इसमें जो उनको भी रिस्पॉन्ड करता है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं बॉडी में दाखिल होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंड माइक्रोबायल इन्वेजन, बॉडी के अंदर जो दाखिल होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनके अगेंस्ट भी ये रोल प्ले करता है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन होगा। तो एलर्जिक रिएक्शन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हिस्टामाइन की वजह से क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होगी, यानी स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, हॉटनेस हो जाती है, पेन हो जाती है। इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन। किसका रोल होगा, हिस्टामाइन का रोल होगा। बाकी डायग्रामेटिकली अगर हम इसको शो करना चाहें तो इस तरह से शो कर सकते हैं सेल को। फॉर एग्जांपल ये हम इसका सेल शो कर रहे हैं, ये हमारे पास सेल है, इसमें न्यूक्लियस जो है आपको
पहले बता दिया गया किस किस्म का है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। ये इस तरह से ये बाइलोब्ड इसका न्यूक्लियस आ जाएगा, ये इसका बाइलोब्ड न्यूक्लियस, और फिर ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, किस किस्म का डीप ब्लू ग्रेन्यूल्स, इस तरह ये डीप ब्लू इसके ग्रेन्यूल्स आ जाए इस तरह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने किसके बारे में बताना है, दैट इज़ इओसिनोफिल्स के बारे में। इओसिनोफिल्स ये आपने पहले किसका बताया, बेसोफिल्स का। ये नंबर 2 आपके पास क्या आ जाएंगे, बेसोफिल्स आ जाएंगे, और इनकी परसेंटेज क्या होती है, दैट इज़ 2%। ये 2%। बेसोफिल हमने कितने बताए थे, 1%, और इओसिनोफिल्स आपके पास कितने हैं, दे आर 2%। अब इसमें देखिए कि ये डायमीटर के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि ये 10 to 14 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इओसिनोफिल के बारे में बताते हैं। ये भी तकरीबन 2 times लार्जर देन आरबीसी, रेड ब्लड सेल के मुकाबले में ट्वाइस साइज होता है इसका, और इसमें डीप रेड कलर के क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स, कहाँ पे, इसके साइटोप्लाज्म में। और ये इसका रोल क्या होता है, रोल ये इनएक्टिव करेगा, इनएक्टिव किस चीज़ को, जो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स हिस्टामाइन प्रोड्यूस हुआ था, इसके वजह से क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स आया था, इन्फ्लेमेशन हुई थी, ये इनएक्टिवेट करता है, इनएक्टिव कर देगा किस चीज़ को, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को ये इनएक्टिव कर देता है। ये इसका मेजर रोल आपके सामने आ जाता है। बाकी चूँकि इसका न्यूक्लियस के बारे में हमने बताया है कि जो इसका न्यूक्लियस किस किस्म का है, वो भी तकरीबन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये देखिए ग्रामेटिकली भी इसको यहाँ पे शो कर देते हैं। ये हमने सेल शो किया है, इसमें ये इसका न्यूक्लियस आ जाएगा, और फिर उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो पहले बताया ग्रेन्युलर है, डीप रेड ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें, डीप रेड ग्रेन्यूल्स इस तरह से, डीप रेड, दीज आर व्हाट, ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। तो इस तरह ये क्या आ जाता है आपके पास, इओसिनोफिल्स आ जाता है। तो ये 2 मेजर टाइप्स आ गई इसकी, किसकी, ग्रेन्युलोसाइट्स की। फिर इसके बाद थर्ड टाइप जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स। थर्ड टाइप आ जाएगी इसमें, न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखिए। न्यूट्रोफिल स्टूडेंट्स ये 62% होते हैं। देखिए ये हमने बताया 62% न्यूट्रोफिल्स, 2% आपके पास क्या आ गए थे, इओसिनोफिल 64 हो जाएंगे, और 1% आपके पास क्या है, बेसोफिल। इस सबको सम टोटल करें तो आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स कितने हो जाएंगे, 65% हो जाती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में आपको ये मालूम हो कि ये कितना, इसका 10 to 14 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर के लिहाज से 10 to 14 माइक्रोमीटर आ जाते हैं। इस तरह से ये जो न्यूक्लियस है इसको हम मल्टी लोब्ड का नाम देते हैं। मल्टी लोब्ड इसका क्या होते हैं, इसका न्यूक्लियस होता है। ये भी इसका एक फीचर है। ये भी लार्जर देन, ये भी बड़े होते हैं, लार्जर देन व्हाट, आरबीसी, अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ आरबीसी कह सकते हैं। और इसमें जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो याद रखिएगा पिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। ये भी ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इसके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो पिंक कलर के क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। और ये भी क्या है आपको पता है, ये फैगोसाइट के तौर पर काम करता है। फैगोसाइट्स में ख़ास तौर पर इसका काम क्या होता है,
जो बैक्टीरिया होते हैं इनको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए गल करके ये डिस्ट्रॉय करता है। तो इसके साथ ये इसके अलावा मोनोसाइट जो कि मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं उनके साथ मिलकर ये फिर आपको ये भी मालूम हो कि कैंसर सेल्स किसके साथ मिलके मैक्रोफेज के साथ मिलके इनको भी ये रिमूव करता है। और फिर क्या होता है ये न्यूट्रोफिल जो कि फैगोसाइट है ये फिर किसके साथ मिलकर मैक्रोफेज के साथ मिलकर क्या होते हैं, दोनों जब ये फाइट कर रहे होते हैं किसके अगेंस्ट, ये जर्म सेल्स के अगेंस्ट, खासतौर पर बैक्टीरिया वगैरह, और फिर वहाँ पे ये जब ये उस फाइट के दौरान खुद भी डेड हो जाते हैं और डेड होने के बाद वहाँ पे जो इन्फेक्शन साइट होता है वहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो वाइट सब्सटेंस जो है वो बन जाता है इन्फेक्शन साइट पे। उस वाइट सब्सटेंस को फिर आप क्या नाम देते हो, दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड व्हाट, पस। तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ न्यूट्रोफिल्स नहीं होते बल्कि इसमें मोनोसाइट्स जिसको आप आगे चलकर क्या कहते हो मैक्रोफेज कहते हो वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपके पास तीसरी कैटेगरी आ जाती है किस चीज़ की, ग्रेन्युलोसाइट्स की। इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी डायग्राम शो करें, ये हमने सेल शो किया फॉर एग्जांपल, तो इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इसका किस तरह से शो कर सकते हैं, ये इसका मल्टी लोब्ड, ये क्या है इसका न्यूक्लियस, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ये मल्टी लोब्ड ये इसका न्यूक्लियस होता है और किस किस्म के, पिंक इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स। तो ये तीनों किससे, इसका ताल्लुक इनका किससे है, जैसे दे आर बेसिकली बिलोंग्स टू ग्रेन्युलोसाइट्स। तो स्टूडेंट इसके बाद हमने नेक्स्ट किसकी तरफ आना है, टुवर्ड्स ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में बताओ। ए का मतलब क्या होता है, विदाउट, और ग्रेन्यूल्स के बगैर जो सेल जो होगा उसे क्या कहेंगे, ए ग्रेन्युलोसाइट्स का नाम देंगे। और इसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, 35% है। 65% आपको पता है, आपने क्या बताया था कि 65% ग्रेन्युलोसाइट्स थे और 35% ओवरऑल क्या होते हैं हमारे पास, ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। इसमें आपने एग्जांपल कोड करनी है, यानी अगर सिस्टमेटिकली जाएं तो पहली 3 टाइप्स का ताल्लुक था किससे, ग्रेन्युलोसाइट से। ये 4th टाइप का ताल्लुक किससे, ए ग्रेन्युलोसाइट से। और ये हम इसमें किसका रेफरेंस देंगे, मोनोसाइट्स का। और इसकी परसेंटेज भी आपको पता हो ये कितने होते हैं, ओनली 3% होते हैं इसमें से। तो इस तरह ये मोनोसाइट्स की तादाद के बारे में, परसेंटेज के बारे में आपको क्लियर हो। ये साइज़ के लिहाज से 10 to 24 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ये साइज़ देख सकते हैं। तो ये फिर थोड़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बड़े हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भी डबल द साइज ऑफ व्हाट RBCs, यानी 2 times द साइज ऑफ व्हाट RBC के मुकाबले में ये बड़े होते हैं। ठीक है जी। बाकी रही बात इसकी शेप का, जहाँ तक ताल्लुक है तो शेप, बीन शेप कहते हैं इसको, या किडनी शेप कह सकते हैं इसको, किडनी शेप इस तरह से इसकी शेप होती है, या आप इसको लोब्ड भी कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड लोब्ड न्यूक्लियस। इसका लोब्ड न्यूक्लियस होता है, शेप होती है इसके न्यूक्लियस की। तो बाकी रही बात, ये स्टे करता है, स्टे इन ब्लड तकरीबन कितना, 10 to 20 आवर्स, 10 से 20 घंटे ये ब्लड में रुकता है। और फिर उसके बाद ये एंटर हो जाएगा, देन एंटर, ये एंटर कहाँ पे होगा, इन टिश्यूज़, हमारे टिश्यूज़ की तरफ चला जाएगा। और टिश्यूज़ में जाने के बाद बिकेम मैक्रोफेज, क्या बन जाएगा, मैक्रोफेज बन जाएगा। और मैक्रोफेज के बारे में हम पहले बता चुके हैं, जैसे न्यूट्रोफिल का बताया था, ये भी क्या होते हैं, फैगोसाइट्स।
फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं। किसकी करते हैं? सेम उसी तरह से जैसे पहले बताया था, बैक्टीरिया हो गए या दूसरे इसमें कैंसर सेल्स वगैरह हो गए, इन्वेडिंग सेल्स जो भी होते हैं उनको ये क्या करते हैं, इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते हैं। ये इनका मेजर रोल होता है फैगोसाइटिक एक्टिविटी के। और ये भी हमने साथ साथ बताया था कि न्यूट्रोफिल्स एंड ये मैक्रोफेज होते हैं, इस जंग के दौरान जर्म्स के साथ खुद भी किल हो जाते हैं, और किल होने के बाद जहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं इन्फेक्शन साइड पे, जो जगह पे जो बन जाती है पस, तो याद रखिएगा उसमें न्यूट्रोफिल का भी रेफरेंस देना है और आपने मैक्रोफेज दोनों का रेफरेंस देना है। हाँ, एक और इसमें डिफरेंस आपको याद रखना है कि मैक्रोफेज जो होते हैं आमतौर पर फैगोसाइटिक एक्टिविटी जारी रखते हैं एक से ज़्यादा मरतबा में, लेकिन न्यूट्रोफिल्स के बारे में एक अहम बात याद रखनी है कि एक मरतबा ये अपनी फैगोसाइटिक एक्टिविटी करने के बाद ये खुद भी साथ डेड हो जाते हैं। क्या? न्यूट्रोफिल्स। बहरहाल ये आपको इन दोनों का कंपैरिजन आपको क्लियर होना चाहिए। तो फैगोसाइटिक एक्टिविटी ये करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इसमें आ जाता है दैट इज़ व्हाट, इसका हमने डायग्राम शो करनी है। पहले तो डायग्राम रह गई थी इसकी, और इसकी डायग्राम शो कर देते हैं। इस तरह से इसका ये सेल शो कर रहे हैं और न्यूक्लियस जो है वो तकरीबन इस तरह से ये बाइलोड न्यूक्लियस होता है। क्लियर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को हमने शो नहीं करना है। ये इसका आपके पास न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है जी। तो ये आपके सामने क्या है, मोनोसाइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो हमने किसका बताना है दैट इज इसमें आ जाएगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है ये 32%, आप देख सकते हैं 32%, ये 3%, ये टोटल कितना होगा 35%। एक रेडियोसाइट्स आ 35%, तो ये 32% लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये भी इनका एवरेज साइज़ आपको पता हो, एवरेज 9 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। वैसे उसमें रेंज के हिसाब से 10 to 24 माइक्रोमीटर तक चले जाते हैं, लेकिन इनका एवरेज साइज़ क्या होता है 9 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर ये होते हैं। और लिम्फोसाइट्स के बारे में ये भी पता हो कि ये भी वही तकरीबन 2 times लार्जर देन RBCs, रेड ब्लड सेल के मुकाबले तकरीबन डबल इन साइज होते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन के बारे में भी वो डिपेंड करता है पर्सन की हेल्थ पे और एज पे, और इस तरह से इम्यून रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये याद रखिएगा ईयर्स तक ये सरवाइव कर सकते हैं। वो फिर डिपेंड करता है फिर इसकी फर्दर टाइप्स क्या हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स जो इसकी बनते हैं जैसे बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो लंबे अरसे तक सालों तक क्या होता है बॉडी में मौजूद रहते हैं, तो इसलिए इसकी लाइफ स्पैन जो होती है अच्छी खासी होती है। तो इसमें इसका रोल किस में है वो आपको पता हो, लिम्फोसाइट्स का इम्यूनिटी में रोल होता है, इम्यूनिटी में इसका रोल होता है। और ये आपको पता है कि लिम्फोसाइट्स की फर्दर कैटेगराइजेशन क्या होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। फिर इसकी फर्दर क्या बनता है, प्लाज्मा सेल बनते हैं। प्लाज्मा सेल फिर क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसको आप कहते हो। तो अल्टीमेटली इन दोनों का मेजर रोल किस में आपको मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगा ज़्यादा। इसको हमने चूँकि आगे चलकर इम्यूनिटी में डिटेल से डिस्कस करना है, इसलिए इसको फर्दर हम इसकी डिटेल यहाँ पर नहीं बता रहे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया है अभी तक, ये रेड ब्लड सेल्स को आपने उसकी सारी डिटेल्स देखी। पहले हमने शुरू में क्या देखा था कि जो किस तरह से ब्लड सेल बोन मैरो से बनते हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और उसके बाद बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ और एडल्टहुड तक जाते जाते हमें वो एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से स्टेम सेल के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि स्टेम सेल क्या होता है, फिर उससे फर्दर स्टेम सेल कैसे बनते हैं, और उससे फर्दर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल कैसे बनते हैं, उसका हमने फ्लो चार्ट उसमें शो किया था। फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के बाद
ये वाइट ब्लड सेल, फिर वाइट ब्लड सेल्स की पूरी डिटेल आपको बताई गई है कि क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, किस तरह से आपने उसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफॉर्मेशन डाटा आपको मिलता है, हाउ टू कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स, किस तरह से इनको आपने इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर अप करना है। इसका एक छोटा सा पार्ट स्टूडेंट रह गया है, तो वो क्या है, इसमें थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, उसको हमने अगले लेक्चर के साथ ही उसको हम अटैच कर देंगे, क्योंकि उसमें हमने देखना होगा मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग भी हमने उसमें डिस्कस करना है। तो लिहाजा अभी इसको आज हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।